फ्रेंड्स, दिस इज़ रिकी सैन और आज हम जनरल साइंस का एक और पेपर लेके आए हैं जो कि 1 अक्टूबर 2018 को आया था पहला शिफ्ट में। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि इसकी साइंस किस तरह की आई थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। देखें अगर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से दो जीव प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित हैं। तो देखें फ्रेंड्स कौन कौन से हैं इसमें। केचुआ नहीं होता है, फीताकृमि आपका होता है टेपवर्म। ठीक है ना, उसके बाद एस्कारिस नहीं होता है, प्लेनेरिया, ये क्वेश्चन अपन ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि प्लेनेरिया आपके क्या होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज में फाइलम में से संबंधित रहते हैं ये फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो इसमें आपको जोक भी नहीं होगा, तो आपका सेकंड, ठीक है ना, जो कि फीताकृमि टेपवर्म होता है, और एक आपका कौन सा, प्लेनेरिया, जो कि 4th नंबर का है। तो सेकंड और 4th नंबर का आपका आंसर सही होगा। तो देखें फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 में आपको ये मिल जाएगा सेकंड और 4। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए मैं इसके साथ आपको एक इमेज भी शो करवा दूंगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसमें जो इमेज आएगी उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से जो जीव होते हैं वो आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम में आते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधियों को अपनाया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखें इन्होंने क्या बोला है कि कोई एक पानी है, पानी में हमने साधारण नमक हमने मिला दिया है और उसे घोल के रख दिया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, उस पानी में मिलाए हुए नमक को वापस से लेके आना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ऐसी कौन सी विधि हमें यहाँ पे इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे कि ये प्रक्रिया पूरी हो सके। तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमें करना क्या होगा कि जो हमारे पास विलयन है उसे पहले हम फिल्टर करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, फिल्टर करना मतलब किसी भी छलनीदार किसी भी जाली से उसे छानना। ठीक है, और छानने के बाद फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसका वाष्पीकरण करेंगे। ठीक है ना, और जैसे ही वाष्पीकरण करेंगे तो जो पानी के जो वाष्पीकरण होंगे वो हवा में उड़ जाएंगे और जो बचेगा वो हमारे पास वापस से साधारण नमक मिल जाएगा। चलिए तो देखें जरा, ऑप्शन नंबर 4 जो है निस्पंदन और फिर जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। देखें, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, सिंपल सी प्रक्रिया है। ठीक है ना, सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें फ्रेंड्स क्या दिया है। चेचक के टीके की खोज डैश द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स चेचक के जो टीके की खोज की गई थी वो की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। ठीक है ना फ्रेंड्स, किसने की थी, एडवर्ड जेनर। अब देखें इसमें एक और नाम आया है आपका ग्रेगर मेंडल। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ग्रेगर मेंडल कौन थे, इन्होंने जेनेटिक्स की खोज की थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, जीन की खोज की थी। ठीक है ना, उनके लिए इसे जाना जाता है। इन्होंने एक मटर के दाने पर इस जेनेटिक्स की खोज की थी। ठीक है ना, मटर के पौधे या मटर के दाने पर इन्होंने उसकी खोज की हुई थी। तीसरा है अपना कौन, मैडम क्यूरी। तो फ्रेंड्स मैडम क्यूरी ये एक ऐसी साइंटिस्ट थी जो कि भौतिकी और रसायन के क्षेत्र से संबंधित थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, दोनों क्षेत्र से संबंधित थी, और इन्हें ये अकेली ऐसी महिला है जिन्हें रसायन और भौतिकी में दोनों फील्ड में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है ना, और इन्होंने किस तत्व की खोज की थी, इन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। चलिए आंसर चेक करें अपना। ये देखिए फ्रेंड्स, एडवर्ड जेनर। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जितने आपके खोज करता है इनके नाम आपको पता होना चाहिए कि किसने किसकी खोज की थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई डैश है। तो ये होती है आपकी कौन सी फ्रेंड्स, न्यूरॉन। ठीक है ना, न्यूरॉन क्या होते हैं बेसिकली, ये सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम में रहते हैं ये। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये क्या करते हैं, हमारे मस्तिष्क से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। काय के द्वारा ये करते हैं फ्रेंड्स, आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आंसर चेक करें। ये देखिए फ्रेंड्स, स्नायु या न्यूरॉन। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पशुपालन में डैश शामिल नहीं है। तो पशुपालन में देखें फ्रेंड्स क्या शामिल नहीं है, प्रजनन होता है, रोग नियंत्रण होता है, आहार, उन्हें आहार दिया जाता है। ठीक है, खेती, फ्रेंड्स खेती ये कहाँ से आ गया, ये आपका तो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, पशुपालन में खेती कहीं से भी नहीं आता। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर आप पशुओं को पाल रहे हो, अगर सपोज आप मुर्गियों को पाल रहे हो, ठीक है ना, तो मुर्गियों से आप खेती थोड़ा ना कराओगे। चलिए आंसर चेक करें, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। चालन में डैश माध्यम के कण किस तरह से बिहेव करते हैं ये हमें बताना है। चालन मतलब कंडक्शन होता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, 3 तरह के आपके हीट को ट्रांसफर करने के तरीके होते हैं। एक होता है आपका चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये चालन की बात चल रही है। चालन में क्या होता है, केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं जो कण होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये क्या करते हैं, जैसे मान के चलो चालन किस तरीके से होता है मैं आपको बताऊं। कोई भी एक सब्सटेंस है, ठीक है ना, कोई भी आपकी धातु है, तो धातु के जो छोटे छोटे कण होते हैं, कण मतलब उनके हम बोले उनके मॉलिक्यूल रहते हैं। ठीक है ना, उनके एटम्स रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो स्थिति है उनकी उसी जगह पर इर्द गिर्द क्या करते हैं, वो कंपन करते रहते हैं। कंपन करने से क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी आपकी हीट है या एनर्जी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाती है, ट्रांसफर होती चली जाती है। चलिए आंसर चेक करें। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है ना, चालन, संवहन, विकिरण, इनके बारे में आप लोग थोड़ा डीपली पढ़ें तो वो अच्छा रहेगा आप लोग। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। एक मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है।
तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। जब भी आपको बोला जाए कि किसी मिश्रण में कोई रंगीन मिश्रण मिला दिया गया है तो आपको उसे अलग करने की कौन सी विधि होती है, ये फ्रेंड्स होती है आपकी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना फ्रेंड्स। इस विधि में क्या होता है कि आपका जो भी सब्सटेंस होता है जिसमें हम कलर को मिला देते हैं या फिर रंगीन कणों को मिला देते हैं, तो क्या करते हैं उस सब्सटेंस को क्या किया जाता है फ्रेंड्स, उसे डिसॉल्व किया जाता है, उसे गलाया जाता है। और गलाने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, जो रंगीन कण है, ठीक है ना, जो आपके रंगीन कण है और बाकी जो सब्सटेंस है उसके जो कण है, इन दोनों की गति क्या होती है, अलग अलग गतियाँ रहती हैं, ठीक है ना। चलने की गति जो होती है इसकी, जैसे अपन श्यानता बोलते हैं, वो अलग अलग होती है, जिससे क्या होता है कि ये दोनों सब्सटेंस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। चलिए देखें जरा आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई क्रमशः डैश और डैश होती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये रटना पड़ेगा, ठीक है। फैक्ट है क्या कि पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई, तो फ्रेंड्स पुरुषों में होती है 20 mm और महिलाओं में होती है आपकी 15 mm, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा इसका लिमिट भी रहता है, 175 से लेके 2 तक रहती है, 2 mm तक रहती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें डायरेक्ट हमें बताना है तो ये कितनी रहेगी आपकी, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 20 mm से लेके आपका 15 mm, मतलब 20 किसकी होगी, 20 पुरुषों की है और 15 आपकी महिलाओं की है। चलिए आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 देखें। एक कोशिका की 2 समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखें क्या होता है कि जब भी आपका कोई भी एक इस तरीके से आपका सेल है, ठीक है, कोशिका है, तो क्या होती है फ्रेंड्स, ये कोशिका इस तरीके से द्विगुणित होती है। द्विगुणित मतलब इस तरीके से क्या होता है कि वो 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है इस तरीके से, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक कोशिका होती है वो 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है आपका द्विविखंडन, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसे याद रखना। चलिए देखें आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स द्विविखंडन, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा या फिर इकाई निम्न के बराबर होगी। तो फ्रेंड्स हमें ये बताना है कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई कितने के बराबर होगी अगर हम उसे देखें 1 किलोग्राम में, ठीक है ना फ्रेंड्स। 1 किलोग्राम में देखना है तो आपको ये पता होना चाहिए पहले फ्रेंड्स कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई का मान कितना होता है, 1.661 गुणा 10 की घात -18, ठीक है ना, सॉरी -18 माइक्रोग्राम, ठीक है ना फ्रेंड्स। कितना होता है ये, माइक्रोग्राम होता है, मिलीग्राम में समझने से ये माइक्रोग्राम में रहता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। हमें निकालना है कितना, 1 किलोग्राम में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एक माइक्रोग्राम जो होता है, इस तरीके से लिख रहा हूँ, माइक्रोग्राम जो होता है वो कितने किलोग्राम के बराबर होता है, तो ये होता है 1 गुणा 10 की घात -9 किलोग्राम के बराबर, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये आपका मान होता है जो कि आपको याद होना चाहिए कि 1 माइक्रोग्राम बराबर कितना होता है, 10 की घात -9 किलोग्राम के। तो जब हम क्या करेंगे, 1 किलो में निकालेंगे तो किस तरीके से आंसर आएगा, देखें 1.661 गुणा 10 की घात -18 आएगा, यहाँ पे हटा देता हूँ, -18 गुणा 10 की घात -9 का सीधा गुणा कर देंगे क्योंकि 1 किलो में निकालना है। देखें यार गुणा करेंगे क्या आएगा, 1.661 इंटू 10⁻, यहाँ पे 19 है और सॉरी 18 है और यहाँ पे 9 है, तो दोनों घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि आधा सामान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो कितना आ जाएगा, 10⁻, माइनस में 27, तो आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स, 1.661 इंटू 10⁻, -27 kg, ये काय में आएगा फ्रेंड्स, किलोग्राम में, ठीक है ना। चलिए तो आंसर चेक करें, देखें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको बस क्या था, इसमें परमाणु द्रव्यमान इकाई का मान पता होना चाहिए था और मिलीग्राम और किलोग्राम में आपको संबंध पता होना चाहिए था, ठीक है ना। इसके साथ में एक स्लाइड दूंगा, उसका आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर रखें फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन नंबर 11। एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश बिंदु स्रोत डैश रखा जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स उन्होंने पूछा है कि किसी भी वस्तु की अगर हमें बड़ी छाया बनाना है, ठीक है ना, उसकी हमें छाया कैसी बनाना है, बड़ी, तो जहाँ से प्रकाश निकल रहा हो, मतलब क्या है, प्रकाश बिंदु स्रोत, मतलब जहाँ से प्रकाश निकलता हो, हमें वो वस्तु कहाँ पर रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो वस्तु उस प्रकाश स्तंभ के बिल्कुल पास में रखना पड़ेगा, तब जाके उस वस्तु की छाया अधिक और बड़ी बनेगी, ठीक है ना। तो आंसर देखें जरा कौन सा होना चाहिए, वस्तु के बहुत निकट, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए वस्तु के बहुत निकट, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। उस सूक्ष्म जीव को पहचाने जिससे प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक किस चीज़ से प्राप्त हुआ था, ये आपका हुआ था पेनिसिलियम, ठीक है ना, जिसे हम पेनिसिलिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें,
क्या दिया हुआ है, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा कि जब भी कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा उसे दिक्कत किस चीज़ में आएगी, दो चीज़ों में आएगी। सबसे पहले उसे सांस लेने में तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा हम ऊपर जाते हैं, धरती से, ज़मीन से जितनी ज़्यादा ऊपर जाते हैं, हवा उतनी पतली होती चली जाती है, मतलब हवा का जो घनत्व है वो कम होता चला जाता है, तो उसे क्या है, सांस लेने में तकलीफ होगी। दूसरा वो क्या है कि गुरुत्वीय जो बल है, उस गुरुत्वीय बल ऊपर से नीचे की तरफ लगता है, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि गुरुत्वीय बल के विपरीत दिशा में हम चलेंगे। तो देखिए आंसर इसमें से कौन सा हो सकता है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए जरा क्या बोला है, वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखें जरा, वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, मैंने दो कंडीशन थी वो आपको बता दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखें फ्रेंड्स क्या है, यदि आपका डाक खाना आपके घर से 1.25 किलोमीटर दूरी पर है तो उसे मीटर में व्यक्त कीजिए। तो फ्रेंड्स हमें किलोमीटर और मीटर का पता होना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हम बता दें यहाँ पे कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के बराबर। ठीक है ना फ्रेंड्स, मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है ना, 0.25 यहाँ पे लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स सीधा हम क्या करेंगे कि 1.25 से अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो 1000 से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो हमारा जो भी आंसर है वो मीटर में निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, 125 और एक जीरो बचेगा और एक में आएगा मीटर में, तो मतलब 1250 मीटर वहाँ की दूरी रहेगी। ठीक है ना, तो आंसर चेक करें, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। देखें जरा, ये देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 देखें फ्रेंड्स क्या दिया है, एक विद्युत स्त्री में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है वो हम बिजली के जो सॉकेट होते हैं उसमें लगाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर आपकी जो ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा है। ठीक है ना, उसके बाद जो आपकी प्रेस है, प्रेस कैसी होती है, गर्म हो जाती है। ठीक है ना, उसमें से ऊष्मा निकलती है। ठीक है ना, गर्म होती है मतलब ऊष्मा निकलती है। तो क्या हुआ कि जो प्रेस है आपकी, जो आपकी स्त्री है, वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है, कन्वर्ट करती है। तो आंसर देखें इसमें कौन सा हो सकता है, देखें ऑप्शन नंबर आपका 4 देखें, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आंसर चेक करें, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय या फिर ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो देखें फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको बताया है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं कि किसी भी वस्तु की जब हम क्रियाएं कराते हैं। ठीक है, मान के चलो दो आपकी क्रियाएं होती हैं, एक रासायनिक और एक भौतिक। ठीक है ना, तो अगर हम किसी वस्तु की क्रिया कराते हैं और क्रिया कराने के बाद जो दूसरा आपका उत्पाद बनता है, ठीक है ना, दूसरा उत्पाद बनेगा, तो उस उत्पाद से अगर हम पहले वाले उत्पाद को वापस ना ला सकें तो ये होती है आपकी कौन सी, रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है ना, ठीक है ना, जिसे रासायनिक अभिक्रिया भी बोला जाता है। ठीक है, और अगर हमने किसी उत्पाद को किसी दूसरे उत्पाद में बदला, ठीक है ना, और उस उत्पाद से हम पहले वाले उत्पाद को वापस ले आए, ठीक है ना, किसी भी क्रिया द्वारा, तो वो आपका भौतिक क्रिया होता है, भौतिक अभिक्रिया होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, जैसे कि अपने ऊपर अभी क्वेश्चन देखा था, ठीक है ना, कि पानी में हमने क्या घोला था, नमक घोल दिया था, और नमक घोलने के बाद हमारे पास एक प्रक्रिया थी, ठीक है, निष्पादन, जो कि आपका फिल्ट्रेशन होता है, और आपका वाष्पीकरण। ये हमारी एक वो विधि है जिसके द्वारा हम उसे वापस लेके आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, ये भौतिक अभिक्रिया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन से देखते हैं, देखिए कौन सा वाला आ सकता है, कांच के गिलास का टूटना। तो फ्रेंड्स देखें, कांच का गिलास अगर टूट जाता है तो दोबारा से उसे पिघलाकर हम दूसरा कांच का गिलास बना सकते हैं। मतलब क्या होगा, कांच टूट गया लेकिन हम दोबारा से हम उसे कांच से हम आपका दूसरा गिलास बना सकते हैं। लेकिन ये तो कौन सा है, भौतिक अभिक्रिया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, भौतिक अभिक्रिया है। दूसरा आपका है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, इसमें आपके जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियों द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, ये जमीन में से क्या करते हैं, मिनरल्स जो आपके खनिज होते हैं उनको लेते हैं, जमीन में से पानी को लेंगे, ठीक है ना, और आपका जो वातावरण है वहाँ से सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपनी जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो संपन्न करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये क्या है कि जब ये भोजन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो उसके बाद जो भी हमने इसमें वस्तुओं को इस्तेमाल किया है वो वापस से हम लेके नहीं आ सकते। तो ये आपकी एक रासायनिक प्रक्रिया है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, और 3rd नंबर का और देख लो, 4th नंबर का, जल में लवण का विघटन। तो अभी हाल अपन यही पढ़ के आए, ठीक है ना, जल में लवण का मतलब जल में हमने नमक को बोला, नमक क्या है, लवण ही है। ठीक है ना, तो ये एक भौतिक प्रक्रिया है, आपकी भौतिक अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 देखें, बर्फ का पिघलना। फ्रेंड्स बर्फ है आपका, बर्फ पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा, पानी को दोबारा से फ्रिज में डाल देंगे तो दोबारा से आपका क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। ये आपकी भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और मैं आपको एक और तरीका बताऊं कि भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचाना कैसे जाता है। तो फ्रेंड्स जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, छूकर महसूस कर सकते हैं, वो आपकी भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना, और जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, छूकर महसूस नहीं कर सकते, वो आपकी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, बहुत ईजी सा मैंने आपको कंसेप्ट बताया, जिससे आप आसानी से पता कर लोगे कि कौन सी आपकी अभिक्रिया भौतिक है और कौन सी रासायनिक। चलिए आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स, देखें क्वेश्चन नंबर 17, कैथोड एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो देखें फ्रेंड्स, इसमें कौन सा हो सकता है आपका सही, एनोड किरणों को
किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं, सही है। एनोड किरणों के जो कण होते हैं फ्रेंड्स वो सभी तत्वों के लिए समान होते हैं, ठीक है, चाहे कोई सा भी तत्व हो आपका एनोड और कैथोड। इसके अंदर अपन नहीं जा रहे क्योंकि बहुत वास्ट और बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है ना। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होती है, इन पे कौन कौन से आपके पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव इनके चार्ज होते हैं, ठीक है ना, और किस तरीके से इनके कण चलते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आंसर चेक कर लें। ये देखिए कैथोड किरणों के कण सभी तत्व के लिए समान होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको बस इतना से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए फ्रेंड्स, अम्ल एसिड के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। हमें गलत कथन का चयन करना है फ्रेंड्स आपको, ठीक है ना। तो देखिए रहा इसमें हम आपको बता दें, इसमें लिटमस और आपका अम्ल की बात हुई है, तो इसके बारे में आपको बता दूं फ्रेंड्स क्या होता है कि जो अम्ल होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं बस, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्या बोला मैंने कि अम्ल या एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो अपन आंसर देख लेते हैं कहाँ इन्होंने जो बोला है उसका विपरीत यहाँ पे दिया हुआ क्योंकि गलत ढूंढना है। तो देखें रहा ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया है, अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, सही है ये, ठीक है ना। और देखें ऑप्शन नंबर 2 देखें, अम्ल लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, तो ये वाला आपका हो जाएगा गलत, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो और देखें ऑप्शन क्या दिए, अम्ल एक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन आयन निहित होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। जो अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, अगर आप चाहें तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनमें जो आयन है वो हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक है ना। अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ये भी सही। और अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और जो आपके क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बस हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर चेक करें। अम्ल लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं, जो कि गलत स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग डैश को तैयार करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। पौधे मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है, ठीक है ना, जो N2 होती है आपकी, ठीक है ना फ्रेंड्स, उसका उपयोग किस रूप में करते हैं, ये इससे प्रोटीन बनाते हैं फ्रेंड्स। ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। बस इतना आपको आंसर याद रखना है, ठीक है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके ये क्या करते हैं, यहाँ से प्रोटीन तैयार करते हैं। चलिए आंसर चेक करें। ये देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 देखें, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखें अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड के भीतर विराम में लाया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। यदि ब्रेक के कारण मंदन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो बस का प्रारंभिक वेग होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे आपको शुरुआत में देखो 10 सेकंड दिया है, मतलब इस आपको समय दिया है, ठीक है ना। आगे इन्होंने बोला है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसे चाल मत समझना, ये मंदन बोला है। और मंदन को आपकी जो भौतिकी की भाषा होती है उसमें अगर हम देखें तो इसे बोला जाता है कि आपका एक्सेलरेशन मतलब त्वरण बोला जाता है, ठीक है ना। फिर मंदन को क्या बोला जाता है, त्वरण। तो देखिए हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है क्या कि प्रारंभिक वेग। तो फ्रेंड्स देखें वेग दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रारंभिक और एक होता है अंतिम। तो देखें एक यहाँ पे आपको सूत्र यहाँ पे उपयोग करना पड़ेगा, कौन सा, गति का प्रथम नियम। क्या होता है, v = u + at, ठीक है ना फ्रेंड्स। गति के प्रथम नियम से हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें फ्रेंड्स हमें क्या बोला है उसने कि प्रारंभिक वेग, बस का प्रारंभिक। तो फ्रेंड्स याद रखना, तो u जो होता है प्रारंभिक वेग होता है और v जो होता है आपका अंतिम वेग होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमें प्रारंभिक वेग मतलब u का मान निकालना है, तो u को हम इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। u को यहाँ ले जाएंगे और जो v है v को हम इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखें क्या स्टेटमेंट बनेगी, u = माइनस में आएगा, माइनस का v + at, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो u बराबर क्या आएगा, v पॉजिटिव हो जाएगा और at का में हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपका बनेगा क्या कि u = v - at। अब इसमें हमें मान रखना है फ्रेंड्स, देखें कैसे रखेंगे, देखें v = u, सॉरी मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसे सही, u = v - at। अब देखें फ्रेंड्स u तो हमारा प्रारंभिक वेग है जो हमें ज्ञात करना है। अब v मतलब क्या है यहाँ पे आपका अंतिम वेग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अंतिम वेग उन्होंने पूछा है, अंतिम वेग पर मतलब अंत पे मतलब कुल मिला के जो अंतिम वेग पे जाके गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी की अगर बात करें यहाँ पे कि गाड़ी चलती है और अंतिम वेग पे जाके रुक जाएगी, तो वहाँ पे जाकर इसका जो वेग है फ्रेंड्स वो हो जाता है 0, ठीक है ना फ्रेंड्स। बस माइनस ए क्या होता है आपका एक्सेलरेशन, त्वरण, और त्वरण का मान यहाँ दिया है 5, ठीक है ना फ्रेंड। त्वरण का मान क्या दिया है 5। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका मंदन होता है वो हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है ना, नेगेटिव में लेना पड़ता है। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा आपका -5, ठीक है ना फ्रेंड्स। टाइम आपको कितना दिया, 10 सेकंड, गुणा कर देंगे 10 का, देखिए तो u = क्या आ जाएगा, देखिए 0। अब यहाँ पे 5 और 10 का गुणा करेंगे 50, जो कि माइनस का आएगा, और बाहर माइनस है तो काय में आएगा आपका प्लस में, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा u = 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपका आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड आंसर, जो कि आपको प्रारंभिक वेग रहेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे गति के प्रथम नियम का इस्तेमाल करना था और कुछ नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। इसके लिए एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि मैं इस तरह के क्वेश्चन कभी छुड़वाता नहीं हूँ, आप लोगों को करवा के ही मानता हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आज के जो 20 क्वेश्चन थे वो अपने कंप्लीट हो गए, ठीक है ना।
जो साइंस का आज का आपका जो सेक्शन था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत आए, क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट करें, पूछ सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आज फिर हम बता देते हैं, गुड बाय।